वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, माशाल्लाह से हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो स्टूडेंट्स, बायोमॉलिक्यूल्स के कौन से होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर एक जानदार बनाते हैं। जानदार के अंदर होते हैं, इनमें शामिल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस पैरा को शुरू करते हैं। ये हम नहीं करेंगे, ये मैं आपको पहले ही इसलिए बता दिया कि हम नहीं करेंगे। अब शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर। ठीक है, देखें, द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। यानी वो मॉलिक्यूल्स जो एक ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा जानदार को बनाती हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या हयाताती मॉलिक्यूल हम उन्हें कहते हैं, या बायोमॉलिक्यूल हम उन्हें कहते हैं। दे इंक्लूड, इसमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। जो कि डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लिक एसिड यानी हमारे पास इसमें शामिल है बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में शामिल है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब हमारे पास आता है, दे आर मोस्टली लार्ज इन साइज। ये वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, अपनी साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जिसे हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स प्ले क्रूशियल रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। यानी जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर, साखत और फंक्शन का में अहम किरदार अदा करते हैं। द फॉलोइंग टेबल मेंशन इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन। यानी जो फॉलोइंग टेबल नीचे दिया गया है, मतलब कि आगे पेज पर दिया गया है, वो इन जो फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स के फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, पेज नंबर 94 पर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। यहाँ इनके बारे में बताया जाएगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं। लोकेशन इन द सेल, यानी लोकेशन सेल में, लोकेशन यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, और मेन फंक्शन, बुनियादी काम इन सब का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखें, फर्स्ट नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स सेल में कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में। कार्बोहाइड्रेट्स का बुनियादी काम क्या है? एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की सोर्स की तरह से काम करता है, और ये एनर्जी को ज़हीरा करने के मॉलिक्यूल के तौर पर भी काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का साइटोप्लाज्म में होता है। सेकंड फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का सेल मेम्ब्रेन में होता है। अब हमारे पास आता है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है सेल में? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है इस मुकाम पर। ठीक है, सेल में, इन ऑर्गेनेली में पाया जाता है। अब देखिए, इसका मेन फंक्शन क्या है प्रोटीन का? ये जो बहुत सारी प्रोटीन होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन में एक एंजाइम हामरे की तरह काम करती हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन हार्मोन्स की तरह काम करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ बहुत सारे जो मेम्ब्रेन होती हैं, क्या होते हैं, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, और दूसरे सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बनाती है, और कंट्रोल सेलुलर ट्रैफिक। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर ट्रैफिक को कंट्रोल, काबू पाती है। अब हमारे पास आता है लिपिड। देखिए, लिपिड कहाँ पाया जाता है? लिपिड सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है सेल मेम्ब्रेन में, पहले नंबर तो है ये एक स्टोरेज मॉलिक्यूल, एनर्जी को ज़हीरा करने वाले मॉलिक्यूल के तौर पर काम करती है। और क्या करती है? ये सेल की स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, साखत बनाती है। अब साइटोप्लाज्म में इसका फंक्शन क्या था? ये एक हीट इंसुलेटर की तरह काम करती है। अब लिपिड्स क्या है? लिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं? लिपिड न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। यूकारियोटिक
ठीक है। न्यूक्लियस का न्यूक्लियड रीजन, प्रोकार्योट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये इन सब में इनका एक ही किरदार है, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट, यानी जनियाती मालूमात हासिल करता है डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए और ऑर्गेनिजम्स की खसूसियत के लिए। अब देखें, अब हमारे पास आता है आरएनए, राइबोसोम एसिड। ये किस जगह पर पाया जाता है सेल में? न्यूक्लियस, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब न्यूक्लियस, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म में इसका बुनियादी फंक्शन क्या है? जो कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने के लिए ये जनियाती मालूमात हासिल करता है, डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाता है, फिर पहले डीएनए तक पहुंचाता है, डीएनए आगे राइबोसोम तक पहुंचाता है, जनियाती मालूमात फिर आगे प्रोटीन को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये हमारे पास आते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स मेक द 93% ऑफ ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी जो बायोमॉलिक्यूल्स होती हैं वो 93% प्रोटोप्लाज्म की ड्राई मैस बनाते हैं। द रिमेनिंग 7% ऑफ ड्राई मैस कंप्यूज ऑफ विटामिन एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिस एंड साल्ट। जो 7% ड्राई मैस होती है, 7% रह जाती है, वो विटामिन, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस और साल्ट के लिए इस्तेमाल होती है। अब देखें परसेंटेज है, देखिए टोटल कितना है, टोटल परसेंटेज है 93। देखिए अब 50, 80, 50, 10 को मिलाकर क्या बना कि ड्राई परसेंटेज को मिलाकर 93% बनती है। लेकिन ये परसेंटेज कहाँ से आती है? पहले नंबर पर प्रोटीन में 50% होती है ड्राई मैस की, न्यूक्लियड एसिड में 18% होती है ड्राई मैस की, कार्बोहाइड्रेट्स में 50% होती है और 15% होती है और लिपिड में 10% होती है ड्राई मैस की परसेंटेज। जब ये मिली तो 93% ड्राई मैस की परसेंटेज होती है, तो इसका मतलब है कि जो 93% ड्राई मैस प्रोड्यूस करता है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये एक पैराग्राफ है, लिखा हुआ है ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इन एन ऑर्गेनिज्म आर कोलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, यानी जो एक ऑर्गेनिज्म में, एक जिंदा जानदार में, ठीक है, जो तमाम केमिकल रिएक्शन होती हैं, आकर होती हैं, वो कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। ये मेटाबॉलिज्म की आपने क्या कर लेनी है? डेफिनेशन है। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, यानी जो मेटाबॉलिज्म है वो दो मेन, जो बुनियादी कैटेगरीज में तकसीम हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। इसकी दो कैटेगरी कौन सी है? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। Anabolism is a type of metabolism in which simpler substances are combined to form a complex substance, यानी एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म एक टाइप है मेटाबॉलिज्म की, जिसमें जो सिंपलर मादे होते हैं, सिंपल मादे होते हैं, आम मादे होते हैं, वो आपस में मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स, एक पेचीदा मादा बनाते हैं। अब नेक्स्ट किस्म है इसकी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म भी एक टाइप है, इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म टाइप है एक मेटाबॉलिज्म इन विच, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर वंस। जो कॉम्प्लेक्स, जो पेचीदा मॉलिक्यूल्स होती हैं वो क्या करते हैं? ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाती हैं और सिंपलर मॉलिक्यूल्स की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और एनर्जी को रिलीज करती हैं, एनर्जी को खारिज करती हैं अपने रिएक्शंस के दौरान। तो स्टूडेंट्स मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ कि बायोमॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन को, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल्स जो कि मिलकर ऑर्गेनिजम्स को उसके बनने में हम किरदार अदा करते हैं, उसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और शामिल है इसमें प्रोटीन। ये जो होते हैं ये ज्यादातर लंबे होते हैं और इन्हें इसी वजह से इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये ऑर्गेनिजम्स के बनने, ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन अदा करने, ऑर्गेनिजम्स की सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। ये फॉलोइंग जो मेंशन है, ये इनके कुछ इनके बारे में बताया गया है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है, ये कहाँ पाए जाती है और इनके मेन फंक्शन क्या है।
अब देखिए ये बायोमॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए और एनएडीआर। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, सेल मेम्ब्रेन में। तो अब इसके फंक्शन क्या है? ये एनर्जी को जहीरा करने की तरह काम करता है और एनर्जी सोर्स की तरह एनर्जी फराहम करने के लिए काम करता है। प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ये एक एंजाइम हार्मोन की तरह काम करती है। कुछ हार्मोन्स प्रोटीन से बने होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाती है और दूसरे सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी साहत को बनाती है। ये सेलुलर ट्रैफिक को पर काबू पाती है। लिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये एक एनर्जी को जहीरा करने वाले मॉलिक्यूल्स के तौर पर काम करता है, लिपिड। ठीक है, जो ये एक हीट इंसुलेटर के तौर पर काम करता है, ये सेल मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस, यूकैरियोट के न्यूक्लियस में और न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोट्स के में और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन हासिल करता है और इसे डेवलपमेंट, ग्रो, फंक्शनिंग, काम करने और ऑर्गेनिजम्स की खसूसियत के लिए इस्तेमाल करता है। देखिए अब हमारे पास आता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये जनियाती मालूमात हासिल करता है और डीएनए से राइबोसोम्स तक मुंतकिल करता है। किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। सिंथेसिस का मतलब है बनाना। ठीक है, अब हमारे पास एक और बात आती है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें नाइट्री 3% ड्राई मैस होता है, 7% विदाउट ड्राई मैस होता है। ठीक है, और जो अब बताया गया है कि नाइट्री 3% कैसे बनता है। प्रोटीन में ड्राई मैस 18 होता है, न्यूक्लिक एसिड में ड्राई मैस और कार्बोहाइड्रेट्स में 15 और लिपिड में 10। ठीक है, और स्टूडेंट्स आखिर में हमारे पास आता है कि केमिकल रिएक्शन जो होती हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या होते हैं? वो कलेक्टिवली होते हैं, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो कैटेगरीज में तकसीम हो सकता है। पहले पर नंबर पे आती है एनाबॉलिज्म और सेकंड नंबर पे आती है एटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है जिसमें जो सिंपल मादे होती हैं वो बड़े जब मिलती हैं आपस में तो पेचीदा मादे बन जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है जिसमें जो बड़े पेचीदा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल सादे मादों में तकसीम हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं और फिर ये जो एनर्जी होती है इनकी, जब ये रिएक्शन करते हैं तो फिर अपनी एनर्जी को खारिज करती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ डिफरेंट है थोड़ा सा। एनाबॉलिज्म में सिंपलर जो मादे होते हैं उनसे जब वो मिलती हैं तो क्या बनती है? पेचीदा मादे बनती है। तो एनाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में पेचीदा मादे जब टूट जाते हैं तो फिर बन जाते हैं सिंपलर मादे। ठीक है, यहाँ उल्टा ही काम है ना। तो फिर जब सिंपल मादे बन जाते हैं, ये एनर्जी को कब रिलीज करती है? जब ये रिएक्शन करती हैं तो अपनी एनर्जी को रिलीज करती हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप इनसे कुछ सीखती है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। तो स्टूडेंट्स आज के इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।